मेरे दोस्तों, आज आपको रोज़ की तरह शिक्षा शिविर में सस्नेह प्यार आज बड़ा ही आनंदमय रूप में आपके सामने हाजिर हूँ, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले से ही आनंदित हूँ और आपको भी आनंदित करने आया हूँ। आज का हमारा मुख्य प्रकरण होगा रस, जो दशम वर्गों के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रकरण है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर हम रस में नहीं होंगे तो अपने जीवन का दैनिक कार्यक्रम को हम कर नहीं पाएंगे। तो मनुष्य प्राणी एक ऐसा प्राणी है जो हमेशा रसमय होकर ही कोई कार्य को करना चाहता है। ऐसे तो आपने रस के बारे में अनेक शिक्षाविदों ने आपको पढ़ाएं, समझाएं और समझे भी होंगे, लेकिन मैं आपके सामने वचनबद्ध होकर के कह रहा हूँ कि आज का रस जो पढ़ लेंगे तो आप अपने जीवन में हमेशा रसमय में ही रहेंगे। हमारा जीवन है तो सुख दुख लगी हुई रहती है, तो उसी में सुख और दुख दोनों में रसता होती है, और उस रसता का रसमय रूप को आज हम समझेंगे पूर्ण रूप से कि रस होता क्या है। तो चलिए, आप जैसा कि आप बोर्ड में देखें प्रदर्शित किया गया है, और आप भली भांति इसको पढ़ करके अपने कॉपी में उतार करके लिखें और अपने जहन में बैठाएं। मेरे प्यारे बच्चों, रस, जैसा कि नाम से ही आप अवगत हो गए हैं कि रस है क्या। तो रस, जितना भी रसीला चीज़ होता है वो हमें बड़ा ही लुभावना लगता है। अब मान लेते हैं जैसे रसगुल्ला, तो रसगुल्ला उसमें जो भी वस्तु हो, लेकिन बिना रस का रसगुल्ला का स्थायित्व रूप नहीं हो सकता है। इस संसार में हर चीज़ का, वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, सभी का एक अस्थायी भाव होता है जो पहले से ही वो अपना अस्थायित्व में रहता है। लेकिन कैसे उसमें परिवर्तन होता है उसके बारे में देखेंगे। साहित्य में कवि बड़ा ही रस को रोचकता रूप में वर्णन किया है। जिस तरह से अलंकार को हमने देखा और बाकी जितने भी सारे व्याकरणिक नियमों को देखा, उसमें से रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरह से हमारे घरों में अनेक प्रकार के व्यंजनों का चुनाव होता है और मम्मी प्रत्येक दिन कोई न कोई नए व्यंजन के रूप में आपके सामने परोसती है, तो हर व्यंजन का अलग अलग रस स्वादन करते हैं। उसी तरह से आज हम ग्रामर में लेकर के आए हैं रस। तो रस का अस्थायित्व रूप क्या होता है ये समझेंगे। आपको मैं 2 मिनट समय देता हूँ। आप बोर्ड पर सुंदर लिखावट के साथ आप इसको लिखें, ताकि आपकी ताउम्र आपके जहन में बनी रहे। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, एक नारी का श्रृंगार या आभूषण बहुत सारे वस्तुओं से शक्ति समर्थी है। एक विद्यार्थी का आभूषण मात्र लिखावट होता है, सुंदर लिखावट। साफ साफ अक्षरों में आप बोर्ड से उतारें। आपको 2 मिनट समय दे रहा हूँ, इसके बाद मैं फिर इसके बारे में बताऊँगा। आप रसमय में होकर के आप इसको, जैसा कि आप बोर्ड में लिखे हुए हमारे भावनाओं को आपने, आशा करता हूँ कि लिख लिए होंगे। तो जैसा कि आप लिखने के दरमियान आप कुछ गीतों का आनंद लिया, वही आनंद ही रस है। मेरे प्यारे बच्चों, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद।
किसी काव्य को पढ़कर या किसी नाटक को देखकर या किसी पिक्चर को देखकर जो आपके अंदर भाव उत्पन्न होता है, वही भाव आनंद होती है। और वही भावुकता में आकर एक लहरें मतलब एक तरंग पैदा करती है। और जब हमारे में कोई ऐसा तरंग उठने लगती है तब हम उस समय मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और मंत्र मुग्ध होकर झूमने लगते हैं। झूमने मतलब ऐसा प्रदर्शित करना, एक होता है मंच पर चढ़कर के मंच को तोड़ना, और एक होता है झूमने का अर्थ जो रसमय होकर के झूमना, जो आपके जीवन में चाहे वो बचपना हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, सब में ऐसा समय आता है जिससे हम आनंदित होकर अपने भाव विभोर हो जाते हैं। वही भाव विभोर होना ही इसी अलौकिक रूप को, आनंद को या रस कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हम अलौकिक आनंद लेते हैं, ऐसा अलौकिक आनंद जो किसी दूसरे को दिखता नहीं है, लेकिन आपका मुखड़े को देख कर समझ में आ जाता है वह कितना आनंद है। अब आप समझ गए होंगे कि आनंद का रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। तो रस का डिफाइन हम बता सकते हैं, किसी काव्य को पढ़कर अथवा किसी नाटक या पिक्चर को देखकर जो हमारे मन में आनंद की लहरें उठने लगती है और हम मंत्रमुग्ध होकर झूमने लगते हैं, इसी अलौकिक आनंद को रस कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। बिना रस का काव्य की रचना नहीं किया जा सकता, इसलिए कवि ने काव्य की आत्मा कहा है। अब हम देखेंगे कि रस का उत्पादन हमारे अंदर जीवात्मा में कैसे होता है और कैसे हम अपने आप को परिवर्तित करते जाते हैं। सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि हम किसी के मुखड़े को देखकर ही समझ जाते हैं कि वो वर्तमान समय में किस रस में है, कौन सा रस में की भावना वो अपने आप को प्रदर्शित करता है। अब आप बोर्ड में देखें, अब हम देखेंगे रस का थोड़ा सा और विशेष रूप से थोड़ा रस के गहराई में जाएंगे, देखेंगे कि रस होता क्या है। सबसे प्रसिद्ध आचार्य भरत मुनि के अनुसार कहा गया है कि विभावानुभाव वैविचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, यानी विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थायी भावों के संयोग से अभिव्यक्त रति ही रस के रूप में परिणित हो जाता है। फिर एक बार सुने, भरत मुनि के अनुसार विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, यानी विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थायी भावों के संयोग से अभिव्यक्त रति ही रस के रूप में परिणित हो जाता है। अब आप यहाँ समझेंगे कि रस की उत्पत्ति हमारे अंदर कैसे होता है। यानी ये रस का अंग माना गया है, जो मुख्य 4 होते हैं। जिस तरह से हमारा शरीर बिना अंग का बेकार होता है, उसी तरह रस में भी बिना इन 4 अंगों के बिना रस बिल्कुल निष्पादित नहीं हो पाता है। इसलिए इनका 4 अंगों में आपको अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इन 4 प्रवृत्तियों को ला करके रस में जान डाला गया है। जिस तरह से रसगुल्ला में रस बनाने के लिए विभिन्न सामग्रियों का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से कवियों ने अपने काव्य में जान डालने के लिए इन 4 अंगों को मिला करके एक अच्छा रस का निष्पादन करता है। अब हम समझेंगे, आते हैं नेक्स्ट, कि इनके 4 अंग जो हैं, जो रस में बना देता है रसगुल्ला की तरह। तो आप उसको देखेंगे किस तरह से रस को हम किसी सामग्री के अंदर या काव्य में अपने कविता में किस तरह से इन 4 अंगों को मिलाकर एक रसीला कविता तैयार करता है। अब इसको आगे देखेंगे अंग के बारे में। अब देखेंगे रस के अंग। अभी तक आपने समझा कि रस है क्या, रस कहते किसको है। तो किसी भी व्यंजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए बहुत सारे सामग्री को मिला करके एक स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करते हैं और हम अपना यश को प्राप्त कर लेते हैं। उसी तरह से कवियों ने भी इन 4 अंगों को मिला करके अपने काव्य में जान डालता है और उसी के आधार पर वो अपना यश की प्राप्ति करता है। तो
इन 4 अंग, जैसे मान लीजिए व्यंजन बनाते हैं तो अनेकों मसाले मिला करके हम व्यंजन को स्वादिष्ट बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कवि जो है इन 4 अंगों को ही मिला करके अपने कविता में जान डाल करके अपना यश की प्राप्ति करना चाहता है। तो अब इन कवियों को पता है कि किस मनोभाव में किस अंगों को मिलाया जाए और कितनी मात्रा में मिलाई जाए। तो हमारे पास रस की 4 अंग हैं, 4 अंग पर ही पूरा रस की उत्पत्ति हुई है, जिसमें से पहला है अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। फिर से एक बार सुने, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। बाद में विभाव अनुभाव का भी 2 रूप हो जाते हैं, लेकिन पहले हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि ये सरल वाक्य के माध्यम से कि इन 4 अंगों का काम कैसे करता है। अस्थाई भाव का मतलब होता है कि इस दुनिया में जितने भी चीज़ हैं उस सब का एक अपना एक अस्थायित्व रूप होता है। वो उनमें हरकत की क्रिया अपने आप नहीं आती है, वो स्थिर वे में रहते हैं, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। मान लेते हैं हम अगर किसी भी कार्य को करने जाते हैं तो एक अस्थायी रूप में जाते हैं। मान लेते हैं एक विद्यार्थी विद्यालय जाने की तैयारी में लगा हुआ है और वो अस्थाई भाव में है, अपने आप को तैयार हो रहा है घर में सारा क्रिया को करते हुए। जैसे ही अपने बैग को लेकर के चलता है विद्यालय की ओर, जैसे ही वो अपने गेट के बाहर निकलता है, सबसे पहली बात है कि जब तक वो तैयारी किया और बैग लेकर जैसे ही चलने के लिए उत्सुक हुआ तो ये मेरा अस्थाई भाव में आता है। जैसे ही दरवाजे के पास गया तो एक बहुत सारा लंबा सांप को देखता है। जैसे ही वो गेट खोला, सांप को देखा, उसमें एक विभाव आया। आप मेरे बात को समझ में आ गया होगा कि जब तक वो विद्यालय जाने की तैयारी में लगा रहा तब तक वो अस्थायित्व में रहा, लेकिन जैसे ही गेट को खोला और एक बहुत लंबा सांप देखा तो उस सांप को देखकर उसका स्थिति विभाव में आ गया, यानी उसके अंदर एक विशेष भाव की उत्पादन हुई। अब उस स्थिति में सांप को देखने के बाद विभाव जगा। अब विभाव जैसे ही जगा तो अनुभाव की क्रिया किया, यानी उस सांप का अवलोकन किया, या तो उसको मारा या तो उसको देखकर डर से भाग गया। जब ये अनुभाव की प्रक्रिया आने लगी तब उसमें एक संचारी भाव होगा, खूब हताशा होकर के भागेगा या फिर क्रियाशीलता में आकर के उसको मारने का प्रयास करेगा या चिल्लाएगा। इस तरह से कोई भी काम हम करते हैं इन 4 अंगों की उसमें समावेश होता है, तब जाकर अपने कार्य में सफलता प्राप्त करता है। उसी तरह से कभी भी अपने कविता में मान लेते हैं एक नायक और नायिका, तो नायक और नायिका जैसे ही नायक नायिका को देखता है तो उसमें देखने की जो सिलसिला होती है अस्थायित्व रूप में होता है। दोनों की जो देखने सोचने समझने की जो क्रियाएं होती हैं वो पहले से अस्थायी है, और जैसे ही अगर उससे इंतजार की घड़ी में अगर वो देखता है अपने नायिका को तो विभाव में आता है, और विभाव में आने के बाद उनके साथ बातचीत करना, उनके साथ बहुत सारी क्रियाएं करना अनुभव होता है, और उस अनुभव के साथ उनके साथ जो जीवन का रास्ता है वो अंततः प्रकट हो जाती है, तो वो संचारी भाव में आता है। इस तरह से कवि हर कविता में इन 4 अंगों को मिला करके एक रस का पूर्णतः तैयारी करता है। तो रस के 4 भाग हुए, 4 अंग हुए, अस्थाई भाव, विभाव, विभाव और संचारी भाव। अब आगे देखेंगे कि अस्थाई भाव क्या है, किसे कहते हैं। अब देखेंगे इसको फिर से यहाँ किस तरह से हम अंग के बारे में बताया। उसमें से कुछ विशेष अंग हैं, जैसे मैंने बताया कि अस्थाई भाव कब उत्पन्न होती है, विभाव कैसे आता है, अनुभाव कैसे आता है, संचारी भाव कैसे, आप भली भाली समझ गए होंगे। लेकिन बात यहाँ ये है कि अस्थाई भाव मतलब पहले से हृदय में मौजूद होता है, और जिस स्थिति को लेकर के हमारे में विभाव होता है उसी में विभाव में 2 पार्ट कर दिया, एक आलंबन एक उद्दीपन। तो आलंबन और उद्दीपन क्या होता है ये देखेंगे। एक क्लास में 2 विद्यार्थी जो गहरी दोस्ती के साथ वो अपना जीता है, अगर किसी कारणवश एक विद्यार्थी लेट से आता है, उसका मन निरस्ता में आ जाती है, वो क्लास में शिक्षक पढ़ा भी रहे हैं फिर भी उसका अस्थाई भाव बना हुआ है अपना दोस्त के लिए। अचानक जैसे ही क्लास चालू होती है उसी बीच में उसका दोस्त आ जाता है। जैसे ही दोस्त
मे आई कम इन का परमिशन लेता है, उसका मन विभाव में आ जाता है। पहले से अस्थायी भाव बना हुआ है, उसकी निरस्ता है कि उसका दोस्त नहीं आया, और अचानक वो क्लास में प्रवेश करता है तो उसमें विभाव आया। तो विभाव का एक आलंबन होता है, यानी एक आश्रित होता है, यानी उसका दोस्त को आना एक आलंबित है। और जैसे ही वो आ करके उसके बगल में बैठने का जगह देता है तो उसमें अनुभाव होती है, यानी उसके अंदर एक आनंदमय भावना जागृत होता है। तो आप समझ गए कि आलंबन क्या होता है। उसका आना ही एक आलंबन है, क्योंकि वो आया और उसमें विभाव हुआ और उसके अंदर अनुभव की प्रक्रिया हो रही है कि अपने बगल के विद्यार्थी को साइड कर रहा है कि हमारा दोस्त यहाँ बैठेगा, वो अनुभव हुआ। और जैसे ही दोनों एक साथ बैठ करके क्लास में एक साथ बैठ करके सुनता है शिक्षक की पाठ को, तो उनमें एक संचारी भाव उत्पन्न होती है। इसी बीच में उसके पीछे के विद्यार्थी ने उसके आए हुए दोस्त को एक धीरे से पिन को चुभा देता है। आप समझे इमेजिन को, तो उसको प्रवेश करना विभाव, उसको अपने बगल के विद्यार्थी को हटा कर बैठाना अनुभव, आप दोनों बैठ करके शांत भाव से शिक्षक की बातों को सुनना संचारी भाव। और इसी बीच में अगर पीछे के कोई उधर बच्चा उस आए हुए दोस्त को पिन घुसा देता है उसी दरमियान में, तो उसमें उद्दीपन होती है। वो ऐसा उद्दीपन होता है, इसका इमेजिंग आप खुद कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आलंबन और ये उद्दीपन, ये विभाव का मेरा दो मुख्य आधार होता है। मैंने आपको अभी रस के डिफाइन और उसके अंग को मैंने अच्छा ही ढंग से बताया है। अगर आप स्वयंमुक्त होकर के आप पढ़ेंगे, अगर आप समझ जाएंगे और दूसरे से भिन्न होगा, तो आपसे आग्रह है कि आप हमें लाइक सब्सक्राइब करके हमें प्रोत्साहित करें और शेयर भी करें, ताकि हम आपको इसी तरह से आगे आपको ज्ञानवर्धक करते रहें। और अगला जो क्लास होगा मेरा, इससे भी रोचक ढंग होगा, यानी इससे भी सुंदर सुंदर गाने के माध्यम से कविता की जो बोल है या और उसमें किस तरह से कौन सा अंग को डाल करके रस में बनाया कवि, हम सब गाने के माध्यम से सुनेंगे। आज हम गाने में विभोरित होते हैं, हर किसी का गाना को सुन करके हम समझ जाते हैं। जैसे आजकल सभी लोग, हर या जानवर हो या मनुष्य, सब एक दूसरे का आकर्षित हैं कोई न कोई अच्छे गुणों के माध्यम से। आज हम आपके सामने आपके लिए आकर्षित होंगे इस रस के माध्यम से। अगर हमारे रस की प्रक्रिया आपको समझ में अगर आ जाएगा, तो आप हमेशा, आपसे वादा करते हैं कि आप अपने में हमेशा रस में ही बनकर कोई कार्य को करेंगे, चाहे वो कार्य सुखमय का हो या दुखमय का हो। इसी के साथ बाय, फिर मिलते हैं। अलविदा, सॉरी अलविदा नहीं कहेंगे, क्योंकि दोबारा आपसे मिलेंगे, लेकिन कुछ नए रूप में मिलेंगे, नए अंदाज में मिलेंगे। आज अस्थाई भाव का जो हम लोग 11 रसों में डूबे हुए रहते हैं, कब किस समय कैसे कौन सा रसमय में होते हैं, चाहे वो कितना भी महान प्रवृत्ति के व्यक्ति हों या ऋषि मुनि हो या फिर चोर डकैत हो, हर आदमी अपने अपने रसों में डूबा हुआ रहता है। और इसी रस के साथ हम फिर नेक्स्ट अगले क्लास में मिलते हैं। चलो।